नमो नमः मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके समक्ष 7/7/2019 का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र लेकर उपस्थित हूँ, जो 30 क्वेश्चन होगा। 1 to 30, 1 से 30 क्वेश्चन होगा। तो इस बार ध्यान रखेंगे कि पिछले जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो उसमें बहुत सारे सेट बनेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, तो आप ज़रूर इसको देखेंगे। चलिए, तो यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करें, ताकि आपको भी इससे फ़ायदा मिले और आपके मित्रों को भी फ़ायदा मिले इससे। क्रमशः 2011 से 19 तक का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो भी पूछा गया क्वेश्चन है वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जा कर के और इसको देखें और इसका अभ्यास करें। चलिए, तो चलेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं क्या है। क्या है क्वेश्चन कि बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। तो देखेंगे इसका। चलिए, तो इसका हो जाएगा आपका नंबर 1 का हो जाएगा आंसर 2। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। तो इसका आपका 2 का आंसर हो जाएगा कि एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। चलिए, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। कह कि अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा आपका 4 सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। चलिए, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा आपका आंसर कि सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 5 का आंसर हो जाएगा विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित है और अंतः निर्भर होते हैं। चलिए, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन 6 का हो जाएगा आपका 3 स्कीमा या पियाजे के, जैसे ही पियाजे का नाम चर्चा चले तो वहाँ स्कीमा से संबंधित आप बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का थोड़ा सा मैं फास्टली सिर्फ आंसर ही बता रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दी हो जाए और अधिक लॉन्ग वीडियो ना हो, इसीलिए सिर्फ आंसर ही मैं करता जा रहा हूँ। तो 7 नंबर का हो जाएगा, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुँच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती हैं। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, 7 का 2 समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपको कि समाचार पत्रों से कहानियों एवं
कतरणों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो यहाँ पर में इसका हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। ठीक है, चलिए 9 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलवर के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। चलिए बताइए कि इसमें क्या क्या होगा। तो देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9 का सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त, तो ये हो गया आपका क्या सुरक्षित रखने की योग्यता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा आपका 3 सुरक्षित रखने की योग्यता। चलिए उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर 1 सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। चलिए सक्रियात्मक जैसे ही आया पॉजिटिव हो गया, समझिए सही हो गया आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के समाजीकरण एवं एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। 12 नंबर का हो जाएगा आपका आंसर क्या 1 मीडिया, उसके बाद मीडिया भी होगा, विद्यालय भी, परिवार भी और पास पड़ोस भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? ये चारों आपको समाजीकरण में भूमिका अदा करते हैं, परिवार भी, मीडिया भी, आस पड़ोस भी, उसके बाद विद्यालय भी, मीडिया भी, सभी ये सब। चलिए उसके बाद यहाँ एक आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट में देखेंगे, कह रहा है कि 13 नंबर में कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुत बुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो विशेषता यहाँ देखेंगे, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो यहाँ पर मैं आपको देखेंगे 13 क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा आपका आंसर 4 अंतर्वैयक्तिक। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? तो इसका आप देखेंगे, इसका हो जाएगा आपका आंसर 14 का आंसर देखेंगे आप यहाँ देखिए 4 हो जाएगा आप इसका आंसर। 2, 3 और 4 ये तीनों सही है। 2 और 3 और 4 कक्षा में शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना और बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। चलिए तो यहाँ पर में आंसर हो गया आपका 4। अब देखेंगे यहाँ 15 नंबर में अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका 15 का आंसर हो जाएगा आप यहाँ पर में देखेंगे 15 का आंसर हो जाएगा 4। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ओके, चलिए कि भाई लड़कियों से बात नहीं करना, लड़कों से बात करना, लड़कों से बात नहीं करना, लड़कियों से बात करना, ये एक लिंग पक्षपात हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर में यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। चलिए 15 का क्या हुआ 4। उसके बाद देखेंगे 16 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? तो यहाँ पर में 16 का हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ देखेंगे प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। ठीक है, जो भी बच्चा कर रहा है उसके मतलब उसमें विश्वास करना, उसको करने देना और देखिए कि क्या कर रहा है। तो बच्चे खुद से यदि कोई काम कर रहा है, ऐसा ऑप्शन है, तो वही सबसे नज़दीकी होगा, वही सबसे सटीक आंसर होगा।
नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में 17 नंबर देखेंगे कि विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका वन वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। यही आपका उसका वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट में 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ नहीं है आ गया नेगेटिव सेंटेंस, जैसे नेगेटिव आ जाए दोनों कान खड़ा कर लेना है कि भाई नेगेटिव सेंटेंस आ गया यहाँ पर में, तो इसमें और सब सही होगा, एक ही गलत होगा। तो 18 का बताइए, 18 क्या होगा। 18 का हो जाएगा आपका 1, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ये बिल्कुल गलत, ही जैसे ही लग गया, ही का मतलब समझ जाइए यहाँ पर मैं बिल्कुल गलत कर दिया। ठीक है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, सही है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी सही है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी सही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा 19 का। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका 19 का आंसर हो जाएगा 1। क्या होगा आंसर 19 का? 19 का आंसर हो जाएगा 1। क्या होगा? विशिष्ट शिक्षा योजना। ठीक है, चलिए विशिष्ट शिक्षा योजना आपका यहाँ पर में 19 का बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे 20 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है। तो यहाँ 20 का आंसर देख लेंगे। 20 का आंसर हो जाएगा आपका 3, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी। यहाँ पर में आपका आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 20 का क्या आंसर हो जाएगा? 3। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट में चलें 21 में 21 में कर एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ, ठीक है, समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। तो अधिगम असक्तता वाले बच्चों की, अहं केंद्रित बच्चों की, क्षतिग्रस्त बच्चों की या सृजनात्मक बच्चों की। यहाँ पर में आपका आंसर हो जाएगा 21 का 4 हो जाएगा। ठीक है, 21 का 4 हो जाएगा। सृजनात्मक बच्चों की यहाँ अपसारी होता है। चलिए जब भी लोअर बच्चा का नाम रहेगा पूछेगा उसके बारे में, तो वह हो गया आपका कौन? तो अभिसारी। और यदि अपर बच्चा का पूछेगा तो आप वहाँ करेंगे अपसारी। ठीक है, इसको ख्याल रखेंगे। तो सृजनात्मक बच्चे कौन होते हैं? तो अपसारी जो होता है सृजनात्मक होते हैं। चलिए नेक्स्ट में थोड़ा सा चलते आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा लॉन्ग है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे हम कर रहे हैं यहाँ पर में कि दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थी के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करने चाहिए। तो 22 नंबर का हो जाएगा आपका 2। 22 का 2 हो जाएगा। कर स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। यहाँ पर ये हो गया आपका 22 का हो गया आंसर आपका क्या? 22 का 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलेंगे। 22 का 2 हो गया। 23 में चलेंगे। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 2। 23 का हो जाएगा 2, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए तो आप इसको फटाफट देखते चलेंगे और नेक्स्ट में फिर जब ये 2011 से 19-20 तक का CDP हो जाए कंप्लीट, उसके बाद फिर मैं सोशल साइंस लेकर उपस्थित रहूँगा। ठीक है, और सोशल साइंस आपके लिए लाऊंगा, फिर उसके बाद हिंदी, फिर उसके बाद संस्कृत, फिर उसके बाद इंग्लिश। मतलब सब के सब एक एक करके हम लाएंगे यहाँ पर में। ठीक है, सिर्फ आप चैनल से बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें। फिर नोट्स भी मिलेगा आपको, एक एक नोट्स मिलेगा। चलिए तो यहाँ हो गया 23 नंबर हो गया। 23 हो गया। अब चलेंगे हम 24 में। 24 का राय कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम एक सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है। यहाँ भी निगेटिव हो गया। तो निगेटिव जैसे ही होगा तो ध्यान देना है भाई, 3 सही होगा, 1 गलत होगा।
ठीक है। तो यहाँ 24 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, 24 नंबर का आंसर हो जाएगा 3। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। भाई दोहराना, स्मरण करना, ये सब निगेटिव सेंटेंस है, तो इसको आप बिल्कुल नहीं, दोहराना, स्मरण करना, दंड देना, ही, केवल, ये सब आपका मतलब निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। चलिए अब 24 में के बाद 25 में चलेंगे, 25 में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा क्या? 25 का 1, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। प्रदर्शन करना, दिखाना, योग्यता दिखाना, करके सीखना, करना, ये सब आपका पॉजिटिव सेंटेंस होता है। चलिए नेक्स्ट में 26 में देखेंगे, 26 का देखेंगे। कह रहा है एक शिक्षक को विद्यार्थियों को रिक्त निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय रिक्त के। तो 26 का आप देखेंगे, 26 का आंसर हो जाएगा 2। कह रहा है कि अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन लक्ष्य, ठीक है। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के, ठीक है। भाई सीखना जरूरी है, न कि प्रदर्शन करना, सिर्फ प्रदर्शन करते रहना। आप अधिगम नहीं कर रहे हैं, लक्ष्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत दिखावे में नहीं जाना है, सीखना भी है, बात को समझना है, ये सब हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में थोड़ा सा लंबा लग रहा है। 27 को देखेंगे आप। कल निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? अर्थ निर्माण को बढ़ावा कौन सी देगी? तो 27 का हो जाएगा आंसर नंबर 2, अन्वेषण एवं परिचर्चा। भाई परिचर्चा जैसे ही आएगा सबसे सटीक आंसर होगा, अन्वेषण जैसे होगा सबसे सटीक आंसर होगा। ये सब आपका समान ध्यान देंगे। देख लीजिए दंडात्मक हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। एक रूपता हो गया, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। तो ये सूचनाओं का संचरण, ये सब नहीं। तो अन्वेषण एवं परिचर्चा, परिचर्चा आया, बस बात बन गई। 28 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? तो 28 का आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा आंसर? 28 का आंसर हो जाएगा आपका 4। 1 2 3 4 5 ये सब के सब सही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर में देख लेंगे, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, उसके बाद हम उम्र साथी को समझना, स्वयं से प्रश्न करना, ये सब आपका पॉजिटिव है। यही सब अधिगम रणनीति बनाना, यही सब एक है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस हुआ है टाइपिंग में कि यहाँ 1 में भी है और 4 में भी है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको मैं ऊपर काट दिया हूँ, इसलिए 4 आंसर ही मैंने किया। अब 29 में देखेंगे, 29 में कह रहे निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? तो 29 का आप देख लेंगे, 29 का क्या है? सब बाह्य प्रेरणा का अभिप्रेरणा का एक उदाहरण। तो मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं, ठीक है ना। ये बाह्य मतलब मैं कोई काम करता हूं तो मुझे अंक मिलता है। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूं क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। भाई आनंददायक तो यह आंतरिक हो गया। मैं बहुत अधिक सीखती हूं जब मैं अपना गृह कार्य करती हूं। तो भाई आप न सीखते हो, आप अंदर ही सीखते हो ना। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ जा पाती हूँ। भाई ये तो आप ना समझते हैं। यहाँ क्या करा है कि निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? तो बाह्य अभिप्रेरणा में आप कोई काम करते हैं तो आपको कोई दूसरे सेकेंड पर्सन आपको क्या करता है, तो आपको अंक दे या कोई पैसा दे या कोई ऐसी सामग्री दे या गिफ्ट दे, तो ये आपका बाह्य में ये समाहित होगा, ठीक है। ये यहाँ पर में 29 यहाँ पर में आपका सटीक आंसर होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका 30। देखिए आप जरूर जुड़े रहेंगे क्योंकि जुड़े रहेंगे आप तभी जा कर के जब आपको प्रॉफिट होगा तभी मैं वर्क करूंगा आपके लिए, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं बनती है। तो मैं 2011 से लेकर के 2020 तक का जो भी यहाँ पर मैं 21 तक का जो भी आया है CDP, सब के सब यहाँ पर मैं CDP पढ़ ले। उसके बाद सोशल साइंस का टोटल क्वेश्चन आंसर, इसी तरह उसके बाद हिंदी का
फिर आपका मतलब इधर संस्कृत का भी, इंग्लिश का भी, मतलब सब के सब आपको ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं लास्ट में नोट्स भी पर यहाँ प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर सब के सब आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक सब के सब यहाँ आपको नोट्स भी मिल जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर 6 to 8 का टोटल। उसके बाद EVS का भी होगा, मैथ का भी होगा, साइंस का भी होगा, सब के सब चलेगा। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर में 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 4। क्या है? उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। ठीक है, उदाहरण और एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। चलिए देखिए, अब यहाँ पर इसलिए यह सही हो गया क्योंकि अब देखिए केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, केवल हो गया बिल्कुल गलत, केवल उदाहरण देने चाहिए बिल्कुल गलत, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए बिल्कुल गलत। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तो 30 का हो जाएगा आपका 4। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। ओके।